इमेजिन कीजिए, सुबह का वक्त है। घर में जबरदस्त भागदौड़ मची है। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। और अचानक क्रैश! बच्चे के हाथ से दूध का पूरा ग्लास जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में तनाव के उस पल में अक्सर एक तेज गुस्से से भरी आवाज निकलती है, तुम कभी ध्यान क्यों नहीं देते? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस पल में क्या होता है? बच्चा एकदम सुन्न हो जाता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। वो आपके शब्दों को समझ ही नहीं पाता। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, राइट? ये हम में से बहुत से घरों की रोजमर्रा की असलियत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं कि आखिर उस पल में बच्चे के दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, चिल्लाना आखिर बच्चे के दिमाग को अनप्लग कैसे कर देता है? देखिए, यहां एक बहुत ही गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी एक आंतरिक टकराव चल रहा है। एक तरफ है आप यानी माता पिता, जिन्हें उसी पल बच्चे को कुछ सिखाने की, सही रास्ता दिखाने की सख्त जरूरत महसूस होती है। और दूसरी तरफ है बच्चे की बायोलॉजिकल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, खुद को बचाने की मूल भावना। जब आप तेज आवाज में डांटते हैं ना, तो ये दोनों चीजें आपस में जोरदार तरीके से टकराती हैं और नतीजा बिल्कुल वो नहीं होता जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। हम अक्सर इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा जानबूझकर बात नहीं मान रहा है या बस हमारी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है, और इसलिए हमें लगता है कि अब तो और जोर से डांटना ही पड़ेगा ताकि वो बात सुने। लेकिन असल में सच कुछ और ही है। ये कोई जानबूझकर की गई बदतमीजी नहीं है। इसके पीछे एक पूरी तरह से छिपा हुआ मैकेनिज्म या कह लीजिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा है। सच्चाई ये है कि प्यार और समझदारी के साथ भी सख्त सीमाएं तय की जा सकती हैं, वो भी बिना आवाज उठाए। ओके, चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गोता लगाते हैं। इस छिपे हुए अलार्म को समझते हैं कि आखिर हमारा तनाव बच्चे के लिए बचाव का कारण कैसे बन जाता है। देखिए, हमारे दिमाग के निचले हिस्से में ना एक खतरा भांपने वाला सिस्टम होता है, जिसे हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये सिस्टम हमारे सोचने समझने वाले लॉजिकल ऊपरी दिमाग को पूरी तरह से बाईपास कर देता है और सीधे हमारे शरीर को बचाने के काम में लग जाता है। और बच्चों का नर्वस सिस्टम वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बल्कि सच कहूं तो हम बड़ों से कहीं ज्यादा तेजी से। जरा इस पूरी चेन को ध्यान से देखिए। ये शुरू कैसे होता है? सबसे पहले एक अडल्ट का तनाव जो अक्सर एक ऊंची और तेज आवाज में बदल जाता है। अब जैसे ही वो तेज आवाज बच्चे तक पहुंचती है, बच्चे का जो अविकसित नर्वस सिस्टम है ना, वो तुरंत उसे एक बड़े खतरे के रूप में रजिस्टर कर लेता है। और फिर क्या होता है? बच्चे का डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। वो तुरंत खुद को बचाने के मोड में आ जाता है। ऐसे में बच्चा या तो पलटकर बहस करेगा, रोने लगेगा, या फिर बिल्कुल ही चुप हो जाएगा, जिसे हम फ्रीज होना कहते हैं। और ये जो बात मैंने अभी कही, ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक क्लासरूम है जहां एक कंप्यूटर पर बहुत ही जरूरी पढ़ाई चल रही है। सब कुछ बढ़िया है। अचानक एक बहुत बड़ा कान फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगता है और वो अलार्म उस कंप्यूटर की पावर कॉर्ड को ही काट देता है। स्क्रीन एकदम से ब्लैक, है ना? जब हम बच्चों पर चिल्लाते हैं ना, तो उनके दिमाग के साथ लिटरली यही होता है। उनका जो सीखने वाला दिमाग है ना, वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाता है। इसे हम फियर लूप या डर का चक्र कहते हैं। और यहां एक बहुत ही कड़वा लेकिन छिपा हुआ सच है। माता पिता अक्सर इसलिए चिल्लाते हैं ताकि बच्चा उनकी बात समझ सके, राइट? लेकिन साइंस हमें बताती है कि चिल्लाने से बच्चे के लिए आपके शब्दों को प्रोसेस करना और भाषा को समझना बायोलॉजिकली लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीरियसली, जिस पल आपकी आवाज ऊंची होती है, उस पल बच्चा कुछ सीख नहीं रहा होता, वो बस और बस खुद को बचा रहा होता है। अब देखिए, हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे समझना हमारे लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बच्चा बायोलॉजिकली फ्रीज हो जाता है, मतलब सुन्न पड़ जाता है या फिर पलटकर जवाब देता है, तो हम माता पिता अक्सर इसे पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। हम इसे जानबूझकर किया गया अपमान, चालाकी या बच्चे का खराब स्वभाव मान बैठते हैं। और सच कहूं तो ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है। कोई भी ऐसा ही सोचेगा। जब हम खुद थके हुए होते हैं या तनाव में होते हैं, तो हम भी तो स्थिति को सही से नहीं समझ पाते ना। लेकिन यहां हमें थोड़ा रुककर इसके असली नतीजों को तौलना होगा। एक तरफ है पल भर का कंट्रोल, जहां चिल्लाने से आपको शायद तुरंत शांति मिल जाए या डर के मारे बच्चा आपकी बात मान ले, ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ है इसकी भारी कीमत। लॉन्ग टर्म में बार बार ऐसा होने से बच्चे के अंदर डिफेंसिव फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान
वो जो आपके और बच्चे के बीच का नाजुक सा भरोसा है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कहना आसान है, लेकिन असली जिंदगी में घर की चार दीवारी के अंदर ये सब इतना सिंपल नहीं होता। और आप बिल्कुल सही हैं, 100%। हर बच्चा अलग है, हर परिवार अलग है। बच्चे का स्वभाव, न्यूरोडाइवर्सिटी, किसी तरह का ट्रॉमा या फिर खुद माता पिता का हद से ज्यादा थका हुआ होना, ये सब चीजें परिवार के माहौल को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। इस चर्चा का मकसद आपको कोई जादुई छड़ी थमाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी सारी भावनाओं को अंदर ही दबा लें और एक ऐसा रोबोट बन जाएं जिसे कभी गुस्सा ही ना आए। कम ऑन, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमारा लक्ष्य बस इतना सा है कि हम इस छिपे हुए बायोलॉजिकल पैटर्न को समझें और जब भी पॉसिबल हो, जब भी हम खुद को थोड़ा संभाल सकें, तब एक सुरक्षित और बेहतर रिएक्शन देने की प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर जुड़ता कैसे है। अब जब हमने इस पूरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो सवाल ये है कि रियल लाइफ में इस जानकारी का हम इस्तेमाल कैसे करें। इसे हम कहेंगे लीडिंग थ्रू द स्टॉर्म, यानी एक इमोशनल तूफान के बीच सही तरीके से लीड करना। क्योंकि विज्ञान हमें बार बार चीख चीख कर यही बताता है कि सुरक्षा का एहसास ही कुछ भी नया सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। जरा समंदर में आए एक भारी तूफान और एक मजबूत लंगर की कल्पना कीजिए। जब भी कोई बच्चा किसी इमोशनल तूफान से गुजर रहा होता है ना, तब उसका अपना नर्वस सिस्टम पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उस वक्त उसे अपनी डगमगाती नाव को स्थिर करने के लिए एक शांत और मजबूत सहारे की सख्त जरूरत होती है। वो खुद को शांत नहीं कर सकता, उसे वो शांति अपने आसपास के बड़ों से यानी आपसे उधार लेनी होती है। आपको वो लंगर बनना होता है। तो इसके लिए यहाँ कुछ बेहद प्रैक्टिकल और छोटे कदम दिए गए हैं। जब भी बच्चा कुछ गलत करे तो उसे टोकने से पहले बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने शब्दों से कमरे का इमोशनल तापमान थोड़ा कम करें, अपनी बात कम शब्दों में लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहें। बच्चे की भावनाओं को वैलिडेट करें, उसे समझें। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी आपसे गलती हो जाए या आपकी आवाज तेज हो जाए, जो कि अक्सर हो जाता है, तो बाद में बच्चे के पास जाकर उस रिश्ते को रिपेयर करें। माफी मांगने से बड़ों का रुतबा कम नहीं होता, बल्कि आपसी भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। अब जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये नजरिया हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। हमारी पुरानी सोच अक्सर कहती है, मुझे इस जंग को जीतना है, मुझे बच्चे को हराना है। लेकिन ये जो लीडरशिप वाली नई सोच है ना, ये कहती है, मुझे इस पल को सही दिशा दिखानी है। हमारा काम बच्चे से जीतना या उसे हराना नहीं है, बल्कि गर्मजोशी और मजबूत सीमाओं के साथ उसका सही मार्गदर्शन करना है। तो इस पूरी चर्चा की सबसे क्रूशियल बात यह है कि हमें अपने देखने का नजरिया पूरी तरह से अपग्रेड करना होगा। बच्चा बदमाशी कर रहा है, इस सोच से हटकर हमें यह देखना होगा कि बच्चा एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसके अविकसित नर्वस सिस्टम को मेरी मदद की जरूरत है। उसकी वो जो तथाकथित बदतमीजी है ना, वो असल में मदद के लिए एक पुकार है और हमें उस पुकार को सुनना होगा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। इस एक बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा, एक बच्चा जो हारा हुआ महसूस करता है वो डर के मारे शायद पल भर के लिए रुक जाए, लेकिन एक बच्चा जो सुरक्षित महसूस करता है असल में वही कुछ सीख सकता है। क्या हम बच्चों को डराकर कंट्रोल करना चाहते हैं या उन्हें सुरक्षित महसूस कराकर जीवन की जरूरी सबक सिखाना चाहते हैं? चॉइस हमारी है। अपनी प्रतिक्रियाओं से शर्मिंदगी को हटाइए और एक सुरक्षित, जुड़ाव भरा मार्गदर्शन लाइए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।